बॉर्डर पर मिशन खत्म हो चुका था और पुष्कर फिर से यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। स्पेशल फोर्स टीम के लोग अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन पुष्कर के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उसे जल्द से जल्द प्रियंका से मिलना था। दूसरी ओर मेहता फैमिली के विला के एक हिस्से में एक 20 मीटर ऊंचा आर्टिफिशियल झरना बनाया गया था। झरने के पास घर का एक सेक्रेटरी घबराहट में खड़ा हुआ था और उस झरने से निकलने वाली पानी की बूंदें उसके सिर पर गिर रही थी, लेकिन उसे इस बात का ख्याल नहीं था। अचानक ही उस झरने के अंदर से एक आदमी की गुस्से भरी आवाज आई, बोलो। झरने के करीब होने के बाद भी वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जबकि वो आदमी उस झरने के अंदर इतनी गहराई में बैठा हुआ था कि कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी ने कहा, मालिक, हमने नए चीफ इंस्ट्रक्टर के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमें अभी भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। इस बार कमांडर निकुंज ने खुद नए चीफ इंस्ट्रक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई कर दिया है और कई सारे स्पेशल टीम मेंबर्स जो हमसे पर्सनली लेन देन रखते थे, उन्होंने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया है। सेक्रेटरी के शरीर पर झरने का पानी गिर रहा था, उसके बावजूद भी उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो फेल हो गया था। तभी अचानक झरने के अंदर से संजय मेहता की आवाज आई, तुम बिल्कुल बेकार हो, एकदम निकम्मे, छोटी छोटी चीजों का भी पता नहीं लगा सकते। वो आदमी कहाँ है जिसे हमने स्पेशल फोर्सेस में खुद डलवाया था? क्या वो भी कुछ नहीं बता रहा? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मालिक, दरअसल वो एक मिशन के दौरान मारा गया, इसलिए हमें उससे भी कोई खबर नहीं मिल पाई। संजय मेहता गुस्से से चिल्लाया, वो साला हरामखोर मेरी परमिशन के बिना कैसे मर गया? तभी अचानक झरने के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी और अचानक ये खंजर झरने के पानी को काटते हुए बाहर निकला और सेक्रेटरी के ऊपर के बाल काटते हुए पीछे दीवार में जा रहा। ये देखकर सेक्रेटरी शॉक्ड हो गया। इससे पहले कि वो चिल्ला पाता या कुछ रिएक्ट कर पाता, झरने का पानी 2 हिस्सों में कट चुका था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से गिर रहे झरने का पानी जम चुका है और नीचे वाला पानी बहकर आगे बढ़ गया। 3-4 सेकंड्स के बाद वो झरना वापस पहले की तरह ही बहने लगा। तभी पानी के अंदर से एक लंबा और खतरनाक दिखने वाला आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया और उसने दीवार में धंसे खंजर को बाहर निकाल लिया। उस खंजर की धार चमक रही थी और उस पर 7 तरह के डिजाइन बने हुए थे। हर एक डिजाइन में पानी की बूंदें घूम रही थी। सेक्रेटरी ने कहा, मालिक, ये तो गजब का खंजर है, ये आपको किसने दिया? संजय ने कहा, जब अर्जन स्पेशल फोर्स के लीडर हुआ करते थे तो वो यही खंजर इस्तेमाल किया करते थे। देश में कई लोग हैं जो उसको पाना चाहते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है कि ये खंजर मुझे मिल चुका है। तभी संजय ने उस खंजर से हवा में ही एक निशान बनाया और खंजर को उसी तरफ फेंका। देखते ही देखते 10 मीटर दूर एक चट्टान 2 टुकड़ों में कट गई। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि ये खंजर मुझे आसानी से मिल गया? नहीं, मैंने अर्जन को 10 साल पहले चैलेंज किया था कि मैं उन्हें हरा दूंगा, और जब वो हार गए तो उनका ये खंजर मुझे मिल गया। सेक्रेटरी तालियां पीटते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मालिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अचानक कुछ सोचने के बाद सेक्रेटरी बोला, मालिक, वैसे कुछ समय से अर्जन गायब है, तो फिर उनका ये खंजर आपको कैसे मिल गया? संजय की भारी आवाज आई, हाँ, मैं जानता हूँ कि वे गायब हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें ढूंढने का एक रास्ता है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने आदमियों को बोलो कि सारी तैयारियां शुरू कर दें। इस बार हमें इंटरनल वॉर टूर्नामेंट जल्दी से जल्दी करवाना होगा। संजय का सेक्रेटरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, इंटरनल वॉर टूर्नामेंट को जल्दी कैसे कराया जा सकता है? हो सकता है कि शायद इसका कुछ लेना देना अर्जुन के गायब होने से हो। लेकिन संजय ने जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो सेक्रेटरी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है, वैसे मालिक, पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली शहर का एक अमीर बिजनेसमैन आपके साथ प्राइवेटली उन खास पत्तियों के बारे में डील करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने शर्त ये रखी है कि उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना होगा और उसकी सेफ्टी का भी ख्याल हमें ही रखना होगा। इसके अलावा वो प्रॉफिट का 50% शेयर भी रखना चाहता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? संजय ने कहा, तो डील डन करो। वो तंत्र शक्ति बढ़ाने वाली खास पत्तियां बहुत काम की चीज़ है, लेकिन खराब बात यह है कि उन पत्तियों का सारा कब्जा वरदान ग्रुप के पास है। ये बिजनेसमैन जो भी है उसके पास इन पत्तियों का स्टॉक है, तो हम उसे खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इंटरनल वॉर टूर्नामेंट से पहले मैं हर चीज़ परफेक्ट चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, यस मालिक। दूसरी तरफ मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर एक कैफेटेरिया था। कॉलेज में इस वक्त लंच टाइम चल रहा था, इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ बिल्कुल भी जगह खाली नहीं थी। कैफेटेरिया में बैठे हुए ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़के थे, इसलिए वे लोग आपस में हर तरह की बातें कर रहे थे। एक लंबा और हैंडसम लड़का बोला, उर्वी, मैंने जब तुम्हें इस कैफेटेरिया में बुलाया था तो उस वक्त यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब मुझे क्या पता था कि अचानक ये कैफेटेरिया इतना फुल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। देखो, वहाँ पर एक सीट खाली है, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। उर्वी थोड़ी एब्सेंट माइंडेड थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। मुझे लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के सारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं जो अचानक यहाँ भीड़ लाकर बैठ गए। ये लोग पूरे कॉलेज की गॉसिप यहाँ बैठ कर करते हैं। उस लड़के ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। उर्वी ने कैफेटेरिया के बीच की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, दरअसल यहाँ इतनी भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ बैठकर खाती हैं। उस लड़के ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? ऐसा कौन है
जिसके बारे में मुझे नहीं पता। इस समय उस लड़के की नज़रों में तो सबसे सुंदर लड़की उर्वी ही थी, इसलिए तो वो किसी तरह उर्वी को अपने साथ कुछ खाने के बहाने लेकर आया ताकि धीरे धीरे वो उर्वी से दोस्ती बढ़ा सके। उर्वी ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की कौन है? क्या तुम भी यहाँ बाहर की किसी कॉलेज से आए हो? अगले ही पल उर्वी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और खाना ऑर्डर करने लगी। उस लड़के ने जवाब दिया, एक्चुअली मैं पिछले 1 महीने से विदेश की खास आइलैंड कंट्री में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गया था और मैं कल सुबह ही वापस आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि आजकल कॉलेज में कौन सी लड़की टॉप पर चल रही है। वैसे उर्वी, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। तुम्हें पता है, इस बार जब मैं विदेश की कंट्री में ट्रेनिंग के लिए गया था तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ की और विदेश की ट्रेनिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें पता है? अरे वो कौन है? अपनी बात पूरी करने से पहले अचानक वो लड़का हैरान रह गया और उसने कैफेटेरिया के बीचों बीच बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की को देखा जो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उस लड़के ने मन ही मन सोचा, अगर मैं उर्वी को खूबसूरती के मामले में 80 पॉइंट्स दूंगा तो इस परी को मैं कम से कम 120 पॉइंट्स दूंगा। उर्वी ने मुस्कुराते हुए, अरे वो मुंबई की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली से आती है, उसका नाम प्रियंका है। क्या तुम वहाँ जाकर उससे बात करना चाहते हो? उर्वी को अब लड़कों के इस तरह के रिएक्शन की आदत पड़ चुकी थी। जो कोई भी लड़का प्रियंका को देखता था उसका मुंह हमेशा खुला का खुला ही रह जाता था। यहाँ तक कि उनके फॉरेन लैंग्वेज का विदेश से आया हुआ टीचर जो कि 60 साल का था, वो भी प्रियंका को देखकर हैरान रह गया था। उस लड़के ने कहा, ठीक है, माना कि लड़की काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसमें इतनी भी क्या खास बात है? मेका भी तो बहुत सुंदर है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इसके जितनी सुंदर हो? अपने आप को कम मत समझो मैडम। उर्वी ने कहा, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कमांडर निकुंज के अंदर कोई सीक्रेट स्किल है, क्योंकि जब से उन्होंने प्रियंका को अपनी नातिन के रूप में गोद लिया है तब से प्रियंका पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। या हो सकता है ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा हो। उस लड़के ने मनी मन में प्रियंका को लेकर काफ़ी इमेजिनेशन कर ली कि तभी अचानक उसके दिमाग में संजय मेहता का ख्याल आ गया जो कि पूरी मुंबई को अपनी मुट्ठी में रखता था और सोचने लगा, क्या यही लड़की संजय मेहता की मंगेतर है? अगर ऐसा है तो इससे दूर रहने में भलाई है। अचानक ही कैफेटेरिया में बैठे हुए लड़कों की तेज तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। एक लड़का बोला, देखो मेरी प्रियंका चाहे कुछ भी पहन ले फिर भी उतनी खूबसूरत लगती है। ये देखो, मैंने प्रियंका की अभी एक फ़ोटो ली है, इसको तुम अपने वॉलपेपर पर लगा कर रखूंगा। दूसरा लड़का बोला, लेकिन पता नहीं प्रियंका आज अकेली क्यों बैठी हुई है? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं प्रियंका के साथ जाकर बैठ जाऊँ। काश कि मैं जाकर एक बार प्रियंका के साथ खाना खा सकता। उसके बदले में अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 साल भी देने पड़े तो मुझे कोई गम नहीं होगा। पहले लड़के ने जवाब दिया, तुम ऐसी घटिया बातें मत करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्रियंका के साथ बैठकर खाना खाओ। जानते नहीं, प्रियंका संजय मेहता की मंगेतर है और कमांडर निकुंज की नातिन है। तुम्हारा पूरा खानदान भी बिक जाएगा ना, तभी तुम उसके बॉडीगार्ड के साथ भी बैठकर खाना नहीं खा पाओगे। इसलिए प्रियंका को भूल जाओ और चुपचाप जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर खाना खा लो। वैसे भी हम इंसानों की औकात नहीं है कि हम परियों के साथ बैठ सकें। इस वक्त कैफेटेरिया में प्रियंका की टेबल को घेरे हुए चारों तरफ से लड़के सर्कल बनाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक कैफेटेरिया के अंदर सिल्वर कलर के बालों वाला एक लड़का चलता हुआ आया और प्रियंका की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का बोला, अरे ये बेवकूफ़ कहाँ जा रहा है? पिछली बार भी एक लड़के ने ऐसे ही प्रियंका से बात करने की कोशिश की थी तो प्रियंका के बॉडीगार्ड ने उसे बहुत पीटा था। एक काम करो, जल्दी से फोटोज ले लो, कॉलेज फोरम पर डालेंगे। सभी लोगों का ध्यान पुष्कर और उसके सिल्वर कलर के बालों पर जो कि अब धीरे धीरे वापस ग्रे होने लगे थे। जब उर्वी के पास बैठे उस लड़के ने पुष्कर को ऐसे बिना किसी डर के प्रियंका के पास जाते हुए देखा तो उसे मन ही मन में बहुत जलन हुई, लेकिन वो हंसते हुए बोला, पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है, इसका अंत तो बहुत ही बुरा होगा। उर्वी ने भी अपना सिर उठा कर देखा तो वो तुरंत ही पुष्कर को पहचान गई। उर्वी एक काम आवाज़ में बोली, वो मैं पहले से उसे जानती हूँ, उसका नाम पुष्कर श्रीवास्तव है और वो भी हमारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये कहते कहते उर्वी रुक गई, उसने बात पूरी नहीं की और एक गहरी सांस छोड़कर और चुपचाप पुष्कर को जाते हुए देखने लगी। इस वक्त उर्वी के दिल में इच्छा हो रही थी, काश पुष्कर पलटकर एक बार मुझे भी देखे। दूसरी तरफ प्रियंका अपने आसपास बैठे लड़कों की भीड़ और उनकी बातों को सुनकर परेशान हो चुकी थी। वो वैसे तो यहाँ आकर खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन वो जिस भी रेस्टोरेंट में जा रही थी सब जगह उसके साथ यही होता था और उसके बॉडीगार्ड से कोई ना कोई लड़का जरूर पिटता था। इसलिए प्रियंका को बहुत अजीब लगने लगा था। शायद इसी वजह से वह अपने कॉलेज रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगी थी। अभी तक प्रियंका का ध्यान सामने से आते हुए पुष्कर पर नहीं गया था। वो तो बैठे बैठे अपने ख्यालों में मगन थी। उसे नहीं पता था कि जिसका उसे बेसब्री से इंतजार है वो शख्स उसे की ओर बढ़ रहा था। आखिर संजय इंटरनल वॉर टूर्नामेंट जल्द से जल्द क्यों करवाना चाहता है? अर्जुन का खंजर संजय को कैसे मिल गया? पुष्कर और प्रियंका की लव स्टोरी शुरू भी हुई है या नहीं? और इनके जीवन में अगला मोड़ क्या होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही रोजाना नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।